हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर अगेन विथ न्यू वीडियो अपीयर्ड हियर। इस वीडियो में बताऊंगा हिंदी सेंटेंसेज इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए। हाँ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा हिंदी सेंटेंसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, और इसके लिए टेंस कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी बताऊंगा। किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में जब हम लोग अनुवाद करते हैं, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी से अंग्रेजी में अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए टेंस की कितनी सख्त जरूरत है। हालांकि और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसकी भी सख्त जरूरत है, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में टेंस के बारे में बात करूंगा कि बहुत ही इसकी अहमियत होती है। तो बहुत बारीकी से बताने जा रहा हूँ। एक तरह से मैंने इस वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा बड़ा ही क्रिस्मेटिक तरीके से, रहस्यमयी तरीके से। जहाँ तक मेरी अनुभव का सवाल है, मैं अनुभव के अनुसार मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जितने भी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अच्छी से अच्छी तरह से कहने का मतलब वो समझ सके, और बड़ा ही मतलब एक हंसता खेलता माहौल जिसको कह सकते हैं कि खेल खेल में कैसे पढ़ाई होती है। हालांकि मैंने इस वीडियो में के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूं कि किस तरह से टेंस, हालांकि मैंने इतिहास में पढ़ा था मुगल डायनेस्टी, सल्तनत डायनेस्टी, क्या क्या डायनेस्टी सब लोग आए, लेकिन मैं टेंस को भी एक डायनेस्टी के रूप में, एक वंशज के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बड़ा ही मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है इस वीडियो को बनाने में। लेकिन मेरी भाव इस तरह से मेरे दिमाग में बात आई कि मैं उसे वंशावली के रूप में दर्शाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से मेरे फॉलोअर बहुत आसानी से समझने का प्रयास करें। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और चलते हैं वीडियो की ओर। तो मैंने इस तरह से एक वंशावली बनाने का प्रयास किया हूँ, और सारे डिटेल्स, नियम कानून भी एक वीडियो के माध्यम से पूरा टेंस समाप्त करने का प्रयास किया हूँ। और यदि आप अटेंटिव होकर के, ध्यान मग्न होकर के अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारे समझ से मुझे लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता में आप बहुत आसानी से पूरे टेंस को एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। हालांकि मेरा प्रयास और भी रहेगा कि इसके बाद भी मैं एक एक टेंस का सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को मास्टर वीडियो, जिसको कह सकते हैं मास्टर वीडियो, जिसमें सभी टेंसेज का समावेश है। तो देखिए, सबसे पहले टेंस है क्या? टेंस है क्या? हम लोग जानते रहे, टेंस को काल कहते हैं, काल का मतलब होता है समय। टेंस को काल कहते हैं, काल का मतलब होता है समय, जो मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाइड कर दिया। डिफिनीशन का बात है तो टेंस डिनोट्स एक्शन थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क। टेंस डिनोट्स एक्शन थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क। हालांकि टेंस का मतलब ही समय होता है, टेंस का मतलब काल समय होता है, और टाइम का मतलब तो समय होता ही है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस और टाइम दोनों का जब सेम मतलब तो क्यों दिया गया। तो टेंस इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि टेंस में का डिफिनीशन ही है कि टेंस डिनोट्स एक्शन फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क। टेंस अपना फॉर्म के माध्यम से समय को बतलाता है, फॉर्म के माध्यम से, कि काम कौन सा समय में हो रहा है। तरह तरह के फॉर्म देकर के B1, B2, B3, B4 और B5, ये पांचों रूप जो होता है, फॉर्म जो होता है, इसके माध्यम से समय बतलाने का प्रयास कर रहा है कि काम कौन सा समय में हो रहा है। इसके लिए टेंस की सख्त जरूरत पड़ेगी।
जो भी है। तो हम वंशावली की ओर चलते हैं, टेंस की वंशावली। टेंस बताएगा, मैंने लिखा है कि टेंस बताएगा रहस्य, टेंस बताएगा रहस्य, ताएगा, ताएगा, ताएगा का रहस्य बताएगा। टेंस बताएगा रहस्य ताएगा का वंशावली, टेंस बताएगा ताएगा का वंशावली, वंशावली बताएगा। ओके, डायनेस्टी। टेंस को मैंने सबसे पहले कहता है कि टेंस, टेंस जो जड़ जिसको कहते हैं, ओके, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, फाउंडर जिसको कह सकते हैं, फाउंडर, फाउंडर कह सकते हैं, संस्थापक, संस्थापक। टेंस को संस्थापक कहते हैं, जो अपने वंश का जो संस्थापक है। टेंस से तीन शाखाएं निकली, टेंस से 3 शाखाएं निकली, है ना। या टेंस कह सकते हैं, टेंस एक ऐसा बरगद का पेड़ है, टेंस एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके 3 शाखाएं निकली। टेंस एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसे 3 शाखाएं निकली, जिसे कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 शाखाएं। टेंस एक ऐसा बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़, टेंस आपका ऐसा पेड़ है बरगद का, है ना, बरगद का पेड़ है जिसका 3 शाखाएं, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा जिसको कह सकते हैं मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, मेन ब्रांच। 3 शाखा निकली, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, और इसे भविष्यत काल कहते हैं। जो गा दर्शाता है, ए दर्शाता है, और तास है ना, ता दर्शाता है। अब इस तरह से कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस का भी ब्रांचेज निकले, इसकी भी शाखाएं, जिसको कहते हैं ट्रंक्स। जब टेंस बरगद का पेड़ है तो टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस मुख्य शाखा का काम करता है, ब्रांच। तो इसके कहने का मतलब इसे ट्रंक्स कहेंगे, प्रेजेंट टेंस के ट्रंक्स, इस सभी कहने का मतलब ट्रंक्स हो गए, ट्रंक्स। इसके ट्रंक्स कहने का मतलब जो गई, जो छोटी छोटी शाखाएं जो गई, जो 4 होते हैं, काउंटिंग में 4 होते हैं, 4 होते हैं, काउंटिंग में सभी 4 होते हैं, काउंटिंग में सभी 4 होते हैं, काउंटिंग में सभी 4 होते हैं। 4 शाखाएं कहने का मतलब होगी, यानी 3 कहने का मतलब मुख्य ब्रांच, 3 मुख्य ब्रांच से 4 शाखाएं कहने का मतलब निकली, है ना, जिसे टोटल कहने का मतलब 12 ट्रंक्स हो गए, 12 शाखाएं। ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर, ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप इसका वंशावली समझिए कि जब टेंस एक बरगद का पेड़ है, एक जो वंश का फाउंडर है, संस्थापक है, तो उसके किस तरह से उसके वंशज, वंशावली बने, 12 भागों में डिवाइड हुए, या बरगद के पेड़ मानते हैं तो कैसे 3 मुख्य शाखाएं हुए और बाकी सभी ट्रंक्स के रूप में डेवलप हुआ। जो भी है, तो हम लोग अब एक एक करके इसे हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने सभी का एग्जाम्पल दे दिया, इसी में मैंने ट्रंक्स के में ही मैंने एग्जाम्पल, चूंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूं। इस वीडियो को लाने का मेरा मुख्य पर्पस है कि हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत कम समय में हम कैसे गेन कर ले अपनी आइडिया को, ताकि चाहे हमें स्पीकिंग करना हो, चाहे राइटिंग करना हो, जो भी फीलिंग अभिव्यक्त करना हो, तो उसके लिए बड़ा ही हमें आसान हो जाए। तो सबसे पहले कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य में हमेशा साइन ताते ती रहता है, जिसे मैंने ता के माध्यम से बताया, ताते ती,
तातेती हमेशा रहता है, तातेती है हूँ, है ना, तातेती है हूँ। और ये कहने का मतलब भी है ना, ये आपका V1 और V5 लेता है, V1 और V5 लेता है। मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट पर्सन है इसलिए V1 का इस्तेमाल हुआ। अगर वही रहता कि वह पढ़ता है तो V5 हो जाता। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। और यदि कंटिन्यूअस टेंस में कि मैं पढ़ रहा हूं तो रहा राई प्लस आई हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं पढ़ रहा हूं आई एम स्पीकिंग, V4 है। मैं पढ़ चुका हूं आई है, मैं बोल चुका हूं, सॉरी मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, मैं बोल चुका हूं आई हैव स्पोकन, मैं बोलते रहा हूं, बोलता रहा हूं, आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बोलता रहा हूं आई हैव बीन स्पीकिंग। तो इस तरह से जो 4 शाखाएं हैं प्रेजेंट टेंस का, सभी में है हूं है प्रेजेंट का बोध हो रहा है, सभी में प्रेजेंट का बोध हो रहा है। हालांकि कहने का मतलब स्थिति में समय जो कहता है या स्थिति में कहने का मतलब सिचुएशन में डिफरेंस हो रहा है, इसलिए क्रिया टेंस के अनुसार क्रिया अपना विभिन्न रूप दे करके स्थिति में बदलाव ला रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ते रहा हूँ। कैसे स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, कैसे स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, जिसको हम क्रिया के रूप परिवर्तित कर करके और उसे हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से पास्ट में भी पाएंगे कि मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा, आई रेड, हालांकि इसका V2 रेड होता है, रेड V2 रेड। आई रेड मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं सॉरी मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, ये आपका V4 हो गया। मैं पढ़ चुका था उसके आने से पहले, आई हैड रेड बिफोर ही केम। हालांकि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये हमेशा ये डबल सेंटेंस के एडिशनल सेंटेंस लेता है। हालांकि जो काम पहले होता है उसे हम लोग हेड प्लस V3 से बनाते हैं, और सेकेंडरी जो होता है बात उसे हम लोग V2 से बनाते हैं। हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा डबल सेंटेंस लेके आता है। इंग्लिश में सिंगल हेड प्लस V3 लगाना अनुचित समझा जाता है ग्रामरियन के अनुसार। मैं पढ़ चुका था, ओके। नेक्स्ट हुआ मैं सवेरे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से फ्यूचर में आते हैं तो मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, हालांकि शैल भी लगता है फ्यूचर टेंस में, आई के अनुसार शैल और अदर टेंसेज के अनुसार बिल का इस्तेमाल होता है। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, मैं पढ़ते रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ते रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। वह पढ़ चुकेगा, मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड, V3 है, V4 है ना। और मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो इस तरह से कैसे इसके वंशावली हैं, वंशावली के अनुसार कैसे टेंस इसे अपने क्रिया का रूप बदल करके सिचुएशन को मैनेज करने का प्रयास करता है, जिसे मैंने बताने का प्रयास किया हूं एक वीडियो में कि इसे समझिए कि प्रेजेंट टेंस के 4 जो भेद जिसको होते हैं, भेद काइंड्स है ना, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इस तीनों टर्म्स का, तीनों काइंड्स का जो है ना 4 जो भेद होते हैं, इसको मैं एक नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। हाँ, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। तीनों जो
टेंस का जो ब्रांचेज जो हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इसके जो चार जो काइंड्स जो होते हैं, साइन के अनुसार, सेंटेंसेज के अनुसार, मैं नोट्स के माध्यम से आपको एश्योर, आपको कंफर्म समझाने का प्रयास किया, तो बारीकी से समझने का प्रयास किया। किसी भी सेंटेंस को जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा। किसी भी सेंटेंस को जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करें, जबकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखें। किसी भी सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है, या सेंटेंस हिंदी सेंटेंस से पता चलता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं। हम लोग कंफ्यूज करते हैं, या बच्चे, या जो भी बच्चे हैं, फॉलोअर हैं, लर्नर हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सीखने में उन्हें कंफ्यूजन कभी आती है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करें, ये नॉट का इस्तेमाल कहाँ करें जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है, और मैं श्योर करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही सब कंफ्यूजन जो है, बच्चे बोलते हैं कि आप अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ, मेरी फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, क्या कारण है? तो मैं समझता हूँ यही कारण है कि छोटी छोटी सी बात को, जिसको कहते हैं ये तो कॉमन चीज है, जिस चीज को आप छोटा समझ रहे हैं वही आपके लिए आपको रुकावटें बन रही है, आपको फ्लुएंसी में परेशानी डाल रही है। तो उसी चीज को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब ध्यान देंगे कोई भी सेंटेंस, चाहे आप माइंड में ट्रांसलेट कर रहे हो, चाहे आप ट्रांसलेशन कॉपी में बना रहे हो, जहां भी बना रहे हो, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो दो टाइप ऑफ सेंटेंस तो बनाना बड़ा आसान हो जाता है, जो बताने का प्रयास किया हूँ, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। निगेटिव रहने पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करें, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। इंट्रोगेटिव रहने पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले इसका इस्तेमाल करें और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, बिल्कुल सही। मैं नहीं, अगर इसी को निगेटिव कर दिया जाए तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहां लगा देंगे, आई एम नॉट रीडिंग। अगर यही रहता क्या वह लिख रहा है, तो क्या वह लिख रहा है, तो पहले बना वह लिख रहा है, तो इसमें ही जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, कंफर्म है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए और साइन ऐड करो, तो इज ही रीडिंग। अगर वही रहता कि WH वर्ड वाला रहता, तो अगर WH वाला वर्ड रहता तो सबसे पहले अगर क्या रहता है और इंट्रोगेटिव रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते सब्जेक्ट के पहले। लेकिन अगर वही स्थिति में अगर WH वर्ड वाले आ जाता है तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग। यानी जब WH वर्ड की स्थिति में इंट्रोगेशन हो तो जो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, अब उस हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड लगा दीजिए, बाकी सारा नियम वही लगा दीजिए, आपको आसानी से सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव का। जैसे देखिए, क्या वह लिख रहा है, क्या पहले वह लिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज ही राइटिंग, ये तो ऑलरेडी आपने बना चुका है, इज ही राइटिंग ऑलरेडी बना चुका है, उसके पहले आप व्हाट लगा दीजिए। आप क्या लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, कुछ भी कोई भी शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले आप लिख दीजिए, बाकी जो करते हो आपको आसानी से बन जाएगा। यानी दो सेंटेंस, दो इंट्रोगेटिव, सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों आपका आसानी से बनेंगे। तो मैं ट्रिकली और रहस्यमयी तरीके से इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप आसानी से समझ सके। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि रहस्यमयी तरीके से थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो आप कम समय में आप टेंस का पूरा जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से एक सेकेंड नोट से एक और हम देखेंगे। मैंने पहले बता दिया कि जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो
तब उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना आसान होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि बिना इंट्रोगेटिव का, बिना हेल्पिंग वर्ब का भी सेंटेंस आते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तब हम क्या करेंगे भाई? तो ऐसे स्थिति में हम लोग को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, हालांकि डू, डज, डिड मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डू, डज, डिड आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में डिड प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब डू, डज, डिड इस्तेमाल होने के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा V1 लेता है, क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल होता है। देखिए, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड का इस्तेमाल होता है ना? इसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, वह पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। वह पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। ओके, वह पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। V1 आ गया। वह पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या वह पत्र लिखा? डिड ही राइट ए लेटर। और आप पत्र क्यों लिखे? आप पत्र क्यों लिखे? क्यों पहले आ गया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड वाई का इस्तेमाल करेंगे। वाई डिड ही राइट ए लेटर, सन ऑफ कंटिन्यूस। उसी तरह से प्रेजेंट में देखा गया कि मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ता है, ही रीड्स, बिल्कुल सही। लेकिन ये V5 है, V5 रहने पर डज का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब। वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड प्लस V1। क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड। और क्या वह पढ़ता है? वह क्या पढ़ता है? तो WH वर्ड को सबसे पहले व्हाट डज ही, व्हाट डज ही। तो अब इस तरह से जो मेरा उद्देश्य था कि कम समय में करिश्मेटिक तरीके से, रहस्यमयी तरीके से, खेल खेल में थोड़ी सी अटेंटिव रहने पर कैसे हम हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं टेंस के लेकर के कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।